हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 2। टॉपिक होगा प्रकाश। प्रकाश का सेकंड पॉइंट आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप 6 क्वेश्चंस फ्रॉम लेक्चर 1। अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो वहाँ पे क्या क्या वेरी शॉर्ट ऑप्शनल, जिसको हम बोल सकते हैं 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, करेक्ट एक ही होता है। उस तरह के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो हुए टॉप 6 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में से जो बेस्ट इनको बोल सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एक या फिर दो नंबर के पूछ लिए जाते हैं। दो के तो शायद नहीं पूछ जाते, लेकिन एक नंबर का तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइएगा आज के इस लेक्चर 2 के लिए। लेक्चर 2 में भी हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करेंगे इनकी। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है टॉप 6 क्वेश्चंस फ्रॉम लेक्चर 1। क्लियर। प्रकाश क्या है। प्रकाश के यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है ये आप डिस्कस कर पाओगे तब जब आप लेक्चर फर्स्ट कंप्लीटली क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। प्रकाश क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन में कहता है सौर ऊर्जा है, बी कहता है पवन ऊर्जा है, सी कहता है विकिरण ऊर्जा है, डी कहता है कोई नहीं। दैट इज इनमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है जो आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब करेक्ट कौन सा होगा पता तब होगा जब आपने लेक्चर फर्स्ट देखा होगा। ठीक है, तो प्रकाश जो है, प्रकाश की डेफिनेशन जब हमने आपको लिखाई थी तो वहां पे कहा था कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की विकिरण है, और विकिरण जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, वहां पे एक फिर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था तो वहां पे क्लियर कर दिया गया था यद्यपि प्रकाश जो है, यद्यपि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जो है हमें वस्तु को दिखाता है, लेकिन प्रकाश जो है वो स्वयं दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो वहां पे पॉइंट क्लियर किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है वो एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। क्लियर। पॉइंट तभी क्लियर आएगा, समझ जब भी आएगा जब आप हर एक लेक्चर को अच्छे से क्लियर करके चलोगे, अच्छे से उसको देखोगे। बात ठीक। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। यहाँ पे कहा गया है वस्तुओं को कौन दिखाता है। वस्तुओं को कौन दिखाता है। सारा का सारा निचोड़, सारा का सारा मटेरियल एक छोटी सी डेफिनेशन में क्लियर किया गया है। कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, और वहां पे किस तरीके से आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट करनी है, थ्योरी क्रिएट करनी होती है, वहां पे ये बात भी वहां पे डिस्कस की गई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वस्तुओं को कौन दिखाता है। ए में कहा गया है चंद्रमा, बी में प्रकाश, सी जो है ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे बात कौन सी करेक्ट होगी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक बनेगा। वस्तुओं को कौन दिखाता है, तो वस्तुओं को तो भैया क्या दिखाता है, प्रकाश ही दिखाता है। और इसी में यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि प्रकाश जो है जब वस्तुओं पर टकराता है तो वस्तुओं पर टकराने के बाद जो प्रकाश की किरणें हैं वे हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा प्रकाश। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। 4 ऑप्शंस इसमें है। 5000 एंगस्ट्रॉम, सेकंड में कहा गया है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, सी है 10⁻⁶ मीटर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइए, तभी आगे बात करेंगे। अब देखिए एंगस्ट्रॉम जो होता है उसका कनेक्शन होता है तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, और प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य चलती है वो कहां से कहां तक चलती है ये आपको बताना है। 5000 एंगस्ट्रॉम होती है, या फिर 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, या फिर 10⁻⁶ मीटर। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम और लगा लीजिए, होती है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम इनकी तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक ये होती है। बात क्लियर। फर्स्ट टॉप 3 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है।
जल्दी से इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर इसको आप नोट करिए, कुछ भी करिए, इनको फटाफट नोट करिए, फिर बात करेंगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की, फिर ये हमारे बन जाएंगे टॉप 3 6 क्वेश्चन। बात ठीक, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें कहा गया 1 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितने के होता है, किसके बराबर होता है। चार ऑप्शन है, 10 की पावर 7 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 10 की पावर 6 मीटर और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 10 की पावर माइनस का 6। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर माइनस 6 के इक्वल ये चलता है, ध्यान रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह का क्वेश्चन बनता जरूर है एक न एक तो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एयरफोर्स की बात कर लीजिए, वहां पे बनेगा, एनडीए में भी बन सकता है। इस तरह का जो एंगस्ट्रॉम, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना कहीं आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस रूप में चलता है। चार ऑप्शंस, लहरों के रूप में, फोटोन रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन आपको छांटना होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस है लैंग्वेज से ही सिलेक्ट किए गए हैं, और लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिक रूप से आप लोगों को दी गई है, सिंपल भाषा में आपको लिखाया गया है, समझाया गया है, जिससे कि आपको किसी भी तरह का लैंग्वेज समझने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, प्रकाश किस रूप में चलता है, वो चलता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो लाइट है ये ट्रेवल करता है, प्रकाश चलता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की जो चाल होती है आपने पढ़ा होगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये होती तो जरूर है, लेकिन किस माध्यम में होती है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। 3 माध्यम यहाँ पे है, 4/4 में कहा गया है कि इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन सघन माध्यम में, बी ऑप्शन विरल माध्यम में, सी ऑप्शन निर्वात, ये भी एक तरीके का माध्यम होता है जिसको हम हवा का भी माध्यम बोल सकते हैं, एयर बोल सकते हैं। इसके बाद डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, ये तो बच्चे को पता होता है भाई कि ये 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश की जो चाल होती है वो किस माध्यम में चलती है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात ठीक। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे टॉप 6 क्वेश्चन फ्रॉम लेक्चर 1। वहां पे कहा गया था कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर 2, उसमें हम पहले 6 क्वेश्चंस जो होंगे वो लेक्चर फर्स्ट से सिखाएंगे, बताएंगे कौन से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से यहाँ से बन सकते हैं। तो ये हो गए हमारे टॉप 6 क्वेश्चंस, आप इनको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे लेक्चर 2 के सेकंड पॉइंट के बारे में। देखिएगा फिर सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, आप एक बार इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। करिए आप इसको जल्दी से नोट। देखिए हमारा जो लेक्चर 2 का आज का टॉपिक है वो होगा प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, ठीक है। प्रकाश किरणों की जो पारस्परिक दैट इज म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज होती है वो किस प्रकार से होती है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो भी आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। लैंग्वेज में यहाँ पे दी गई है, इसमें कहता है क्वेश्चन में, क्या प्रकाश की किरणें भी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन या तो शॉर्ट में आ जाए या फिर लॉन्ग में आ जाए। लॉन्ग में आए तो फिर यहाँ पे एक ना एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रकाश क्या है, ठीक है। तब ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होगा, इसमें एक या 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और ऐड कर दिए जाएंगे जिससे कि लॉन्ग क्वेश्चन का प्रारूप इसका तैयार हो जाएगा। बात क्लियर। तो आप लोगों को अब ये समझना है ध्यान से, इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है कि लैंग्वेज किस तरीके से बनती है। फिर हम इसको यहाँ पे लैंग्वेज को इसको यहाँ से रब करेंगे, फिर बताएंगे इसका
सॉल्यूशन के किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करती है या फिर नहीं करती। पॉइंट क्लियर। लास्ट में आपको यह भी पता चलेगा कि एक दूसरे को प्रभावित करती है या फिर नहीं करती। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट करिए। अब देखिए इसकी अगर बात करें प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता की, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। ठीक है, तो इसको आप लोगों को समझना किस तरीके से वो आप यहाँ पे देख लीजिए। हम यहाँ पे सबसे पहले एक जो बोलते हैं ना कि चित्र आप लोगों के समक्ष बनाते हैं, उस चित्र में से किस तरीके से बातें निकलेगी वो आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कोई चित्र ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है भाई, चित्र हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लगे क्योंकि आर्ट में अपना कोई बहुत गंदा रहा है, सो उसी ये हमने इनका साइड वगैरह सब अच्छे से कर दिया है तैयार। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारा कोई बन जाता है चित्र और इसके समक्ष हम एक पर्दा लगाते हैं। ठीक है, पर्दा हमारा ये हो जाता है XY। बात क्लियर। अब यहां से मान लो हम कोई प्रकाश स्रोत यहाँ पे ले लीजिए आप S1। ठीक है, S1 प्रकाश स्रोत से कोई किरण चलती है। ठीक है, S1 प्रकाश स्रोत से कोई किरण चलती है। ये किरण क्या करती है, इससे होकर यहाँ पे छिद्र हम एक बार यहाँ पे तैयार कर देते हैं। इस छिद्र से ये जो होल बना हुआ है ना, कट लगा हुआ है, इससे होकर गुजरती है जो XY पर्दे पर हमको दिखती है, XY पर्दे पर ये गिरती है। अब दूसरा प्रकाश स्रोत मान लेते हैं हम, यहाँ पे है S2 पे। ठीक है, S2 से हमने कोई प्रकाश स्रोत ले लिया है सेकंड। इससे भी क्या होती है, एक प्रकाश किरण चलती है और ये प्रकाश किरण चलती हुई ये भी इसी छिद्र से होकर गुजरती है। और मेन चीज ये है कि ये जो प्रकाश किरण है ये इसी होल से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको हम, जिससे कि और ज्यादा ये ठीक लगे। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं जिससे कि ये सेंटर में आ जाए और ये अच्छा सा दिखे। ठीक है, बात समझ आई। तो अब देखें यहाँ पे हम करेंगे क्या, इम्पोर्टेंट क्या है इस चीज के लिए। ये जो यहाँ से ये होल बना हुआ है ना, ये जो कटिंग है और जो यहाँ पे एक दूसरे को काटती है, और जहाँ पे सारा का सारा एरिया जो है खाली है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं H बिंदु हम इसको मान लेते हैं। और इस H बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भैया छिद्र। ठीक है, छिद्र बिंदु इसको हम बोल सकते हैं। बात क्लियर। छिद्र बिंदु ये हमारा हो गया है। अब जो S1 स्रोत से कोई किरण चलती है, S1 स्रोत से किरण चलने के बाद L1 पर्दे पर एक प्रकाश का धब्बा बनेगा और L2 से चलने पर बनेगा, और S2 से चलने पर यहाँ पे बनेगा L2 प्रकाश का धब्बा। ठीक है, S2 से यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है जो इस होल से होकर गुजरती है और L2 बनाती है प्रकाश का धब्बा XY पर्दे पर। और यहाँ से S1 स्रोत से भी एक प्रकाश की किरण निकलती है, प्रकाश पुंज भी आप इसको बोल सकते हैं, जो पर्दे XY पर
प्रकाश का धब्बा L1 बनाती है। पॉइंट क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है कि बोल क्या रहे हैं कहाँ पे, ठीक है, ये आप लोगों को समझना होगा। अब देखिए ये जो S1 है, ये जो S1 है इसको हम बोलेंगे क्या, प्रकाश स्रोत, ठीक है, प्रकाश स्रोत। और जो ये S2 है ये भी हमारा क्या लाएगा, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। बैटरी कह लीजिए जो टॉर्च होती है ना हाथ वाली, प्रकाश स्रोत तो आप उसको बना सकते हो, प्रकाश स्रोत तो चाहिए ना हमको। और जो L1 और L2 है, यहाँ पे हम इनको लिख देते हैं इनका नोटेशन, L1 व L2, इनको हम कहेंगे प्रकाश के धब्बे, ठीक है, प्रकाश के धब्बे। बात क्लियर? अब जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा था वो इसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, ये आपको अब ध्यान से समझना होगा। देखिए वहां पे कहा गया है कि क्या पारस्परिक अनिर्भरता होती है या प्रभावित करती है क्या प्रकाश की किरणें, ठीक है। अब जिसमें थ्योरी बनेगी, थ्योरी किस तरीके से क्रिएट करना होगा वो आपको यहाँ पे समझना होगा। थ्योरी क्रिएट करने में इतना कोई बड़ा महाभारत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या बनाया है, सबसे पहले हमने ये कोई दो जो ये बड़े बड़े से लाइन है ना, इसके अंदर से जो ये लाइट गुजरी है, क्योंकि लाइट कहाँ से गुजारोगे आप, किसी न किसी माध्यम से तो गुजारोगे ना, या फिर बोल लीजिए कि आप अंधेरे से गुजारोगे। तो अंधेरे में हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप लोगों के समक्ष छोटा सा बनाया कि भाई इसमें से प्रकाश किरणें चलती है, ठीक है। दो बंदे यहाँ पे या फिर दोनों हाथों में आप अपने टॉर्च ले लीजिए, तब आप इस प्रैक्टिकल को आसानी से कर सकते हो। लास्ट में बताएंगे तरीका किस तरीके से आप इसको करोगे। देखिए सबसे पहले तो हमने डिब्बे से बना लिए हैं, अब यहाँ से S1 और S2 दो प्रकाश स्रोत यहाँ पे सेट कर दिए हैं, दो S1 और S2 प्रकाश स्रोत हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। उसके बाद किया क्या है, आप ध्यान से आपको समझना है, ये आपकी जो थ्योरी है ना वो क्रिएट हो रही है, यही थ्योरी हम आपको लैंग्वेज में लिखाएंगे। थ्योरी रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप इस डायग्राम को समझ लीजिए, थ्योरी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। एग्जामिनर इन्हीं चीजों को देखता है कि बच्चे को कितना डीपली पता है, कितना ये पॉइंट उसको क्लियर है। बात ठीक है। हमारे पास दो S1 और S2 दो स्रोत हैं, और ये S1 और S2 प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरणें गुजरती है वो कहां से होकर गुजरती है, ये H बिंदु से होकर गुजरती है, जो H बिंदु हमारा छिद्र बिंदु यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। यहाँ पे H को हमने क्या माना है, H को एक छिद्र बिंदु मान लिया कि भाई ये जो प्रकाश किरणें दोनों की दोनों इस छिद्र बिंदु से होकर गुजरती है। और जो X और Y है, X और Y हमने यहाँ पे मान लो कोई पर्दा लगा दिया है, जिस तरीके से जो स्टूडियो होता है ना उसमें एक पर्दा लगा होता है पीछे, जब फोटो बनवाते हैं कैफे वाले के पास में, तो पीछे क्या करता है एक पर्दा सेट कर देता है, या तो कपड़े का पर्दा टांगो या फिर ग्रीन रंग का एक क्या बोलते हैं बना बनाया पर्दा लगा लेते हैं, फिर दीवार पे ग्रीन रंग का पेंट करा देता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक पर्दा तैयार करके हमारा एक फोटो अच्छा सा तैयार वहां पे करता है। और जो L1 और L2 है, L1 और L2 कहां से बने हैं, L1 L2 बने हैं इन प्रकाश स्रोतों से चली हुई किरणों के कारण, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्रकाश के धब्बे। बात क्लियर? यही थ्योरी अब यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, इसी तरीके से थ्योरी बनेगी इसकी, जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया है उसी का यहाँ पे अब लिखाया जाएगा। देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने बनाया S1 S2 दो प्रकाश स्रोत, ठीक है। यही चीज अब आप यहाँ पे लेके चलोगे, माना S1 व S2 दो प्रकाश स्रोत है, S1 व S2 दो प्रकाश स्रोत है तथा H एक छिद्र बिंदु
है तथा H एक छिद्र बिंदु है और X Y पड़ता है। ठीक है, जो लैंग्वेज हमने यहाँ पे आपके समक्ष अभी अभी बोली है इस डायग्राम को क्रिएट करने में, वही हमने यहाँ पे लिखाई है। इसमें कोई अलग से यहाँ पे मैटर नहीं आया है। अब यहाँ से आगे बात चलती है। ठीक है, देखिए S1 और S2 दो प्रकाश स्रोतों से किरणें निकलकर पर्दे पर गिरती है, यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम ही कर रहे हैं ना, तो हम ही तो देखेंगे इसको। अब हम देखते हैं कि प्रकाश स्रोत S1 व S2 से चलकर दो प्रकाश किरणें S1 व S2 से चलकर S1 और S2 से दो प्रकाश किरणें चली है, नहीं चली है, किससे होकर गुजरती है? एक छिद्र बिंदु H से होकर गुजरती है। दो प्रकाश किरणें एक बिंदु या छिद्र बिंदु आप बोल सकते हो H से होकर गुजरती है तथा पर्दे XY तो हमारे पास में पर्दा है ना, पर्दे XY पर ये गिरती है। ठीक है, तथा XY पर्दे पर ये गिरती है। XY पर्दे पर ये तो ये गिर रही है। अब आगे क्या राम कहानी यहाँ से चलती है, पर्दे XY पर तो ये गिर गई है। अब यहाँ पे L1 और L2 भी तो बने हैं ना, ये क्या है? प्रकाश के धब्बे है। इसी लैंग्वेज को यहाँ पे अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, तथा पर्दे XY पर प्रकाश स्रोत S1 व S2 से दो प्रकाश के धब्बे कौन कौन से हैं? L1 व L2। ठीक है, प्रकाश के धब्बे क्रम से हैं L1 व L2 बनते हैं, जो पर्दे XY पर दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए जितना हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है उसी से सब लिखा है। कोई अलग से हमने यहाँ पे कुछ जोड़ा हो तो बताइए, है नहीं ना? कोई इतना हार्ड लैंग्वेज नहीं है। जो डायग्राम हमने यहाँ पे तैयार कराया है उसी की लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है कि हमने कहाँ से क्या लिया है और हमने यहाँ पे कहाँ पे क्या माना है। बात ठीक है। अब आप इस लैंग्वेज को एक बार यहाँ पे नोट करिए, फिर इसी में थोड़ा सा और लैंग्वेज है जो हम आगे लिखाएंगे। ठीक है, करिए आप इसको नोट या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आगे क्या लैंग्वेज बनेगी यहाँ पे। अब मान लो हम क्या करते हैं, S2 स्रोत को बुझा देते हैं। S2 स्रोत को बुझा देते हैं तब क्या स्थिति आएगी देखिए। अब यदि हम प्रकाश स्रोत S2 को बुझा दें
बुझा दे तो प्रकाश स्रोत S1, तो प्रकाश स्रोत S1 के कारण प्रकाश के धब्बे S2 को बुझाया है, S1 का जो प्रकाश का धब्बा L1 है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रकाश के धब्बे L1 की स्थिति, आकार तथा तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि मान लो हमारे पास दो लाइट्स है। अब दो लाइट्स को जब हम किसी एक छिद्र में से गुजारते हैं तो क्या बनते हैं, अलग अलग दो धब्बे बनेंगे कहीं पर्दे पर। अगर आप गिरोगे उन लाइट्स को तो क्या बनेगा, दो धब्बे बनेंगे। अब मान लो उस S2 लाइट को, जो टॉर्च है आपके पास में, S2 टॉर्च को आप बंद कर देते हो तो S1 द्वारा जो इस बिंदु से होकर प्रकाश किरण गई है उसके द्वारा जो धब्बा बना है किसी भी दीवार पर या किसी भी पर्दे पर जहाँ पे आपने वे लाइट्स जो है अप्लाई की है, उस लाइट्स प्रकाश स्रोत S1 के कारण जो धब्बा बनेगा L1 उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सेम तरीका, सेम लैंग्वेज, अब हम S1 को बुझा देंगे। ठीक है, अब की बार S1 को हम यहाँ पे बुझाते हैं। इसी प्रकार यदि S1 को बुझा दे, अब की बार S1 को बुझाते हैं, S1 को बुझा दे तो प्रकाश स्रोत S2 के कारण पर्दे पर बने प्रकाश के धब्बे किसके कारण, S2 के कारण कौन सा धब्बा बना है, L2 बना है। प्रकाश के धब्बे L2 की स्थिति, आकार तथा तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकाश स्रोतों के एक साथ जलने पर भी प्रत्येक प्रकाश किरण छिद्र में से इस प्रकार गुजरती है कि जैसे दूसरे
स्रोत की किरणें वहां पर उपस्थित ही न हो। ठीक है, उपस्थित ही न हो। इस प्रकार प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, प्रभावित नहीं करती है। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। प्रभावित नहीं करती है अर्थात परस्पर म्यूचुअली अनिर्भर रहती है। बात क्लियर? तो आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी लैंग्वेज को क्या आप रट्टा मारकर तैयार कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, रट्टा मार के तो तैयार। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है ये आपको समझने से क्लियर होगी और डायग्राम को अच्छे से आपको मेंशन करना होगा, अच्छे से आपको डायग्राम समझना होगा। ये डायग्राम से तो सारी लैंग्वेज आई है ना। अब देखें यहाँ पे छोटी सी एक बात आप समझिए, हमारे पास क्या थे, दो प्रकाश स्रोत थे, S1 और S2। पहले की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से बात हम शुरू करते हैं। यदि हम S2 को बुझा दें तो S1 से जो प्रकाश किरण चलती है और पर्दे XY पर प्रकाश का धब्बा जो L1 बनता है उसकी स्थिति, आकार तथा तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से सेम तरीका S1 को बुझा दें तो S2 से जो प्रकाश किरण चलेगी दोनों बिंदु H से ही होकर जाएगी। यह बात निश्चित है। XY पर्दे पर जो प्रकाश का धब्बा बनेगा S2 के कारण L2, उसकी स्थिति और आकार तथा तीव्रता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस S1 को बुझा देने के बाद। तो आपने यहाँ तक तो देख लिया होगा कि भाई चाहे तो हम S1 को बुझा लें या फिर S2 को बुझा लें, दोनों प्रकाश स्रोतों में से अगर हम किसी को भी बुझाते हैं तो ये इस तरीके से बिंदु H से होकर गुजरती है कि जैसे दूसरी प्रकाश स्रोत वहां पर उपस्थित ही ना हो। ठीक है ना? अगर दूसरी प्रकाश स्रोत वहां पर उपस्थित नहीं होती है, इस तरीके से ये किरणें वहां से बिंदु H से होकर गुजरती है। इस प्रकार जो किरणें होती है एक दूसरे को प्रभावित तो करने का तो फिर कोई मतलब है ही नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता होती है वो होती है, ये परस्पर अनिर्भर रहती है। ये एक दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं रहती कि भाई अगर तू जलेगा तभी मैं जलूंगी, ऐसा नहीं है। S1 को बुझा लो या फिर S2 को बुझा लो, जो लाइट जलेगी उसके कारण पर्दे पर प्रकाश का धब्बा 110% बनेगा। ये बात क्लियर है, निश्चित है। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा, अनिर्भर रहती है। बात कीजिए, लास्ट में आंसर आ गया है निकल के। तो उस चीज को प्रूफ करने के लिए देखिए हमको केवल क्या चाहिए, इस छोटे से डायग्राम को समझना होगा। इस छोटे से डायग्राम को समझते ही वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। बस इसमें जो दिशा निर्देश जो पॉइंट्स लिए गए हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको क्लियर करनी होगी, बेसिस जो है वो आपको क्लियर करने होंगे, फिजिक्स आसान हो जाएगी। बात क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर 2 का प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, जिसको हमने यहाँ पे आपको करा दिया है कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक भी आपको लेक्चर 2 में अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि बाकी के स्टूडेंट भी आपकी तरह ही समझकर पॉइंट्स को तैयार करें, न कि रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और वीडियोस आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर को बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक आप इसको तैयार करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।